मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। लेखक डॉक्टर ब्रायन वीज। अध्याय 8। हमारे अगले सत्र के पहले 3 हफ्ते गुजर चुके थे। एक गर्म समुद्र तट पर छुट्टियां बिताते हुए मेरे पास कैथरीन के साथ क्या घटा था यह जानने के लिए वक्त और दूरी दोनों थे। विस्तृत अवलोकनों और विषयों की व्याख्या, प्रक्रिया और तथ्यों जिसमें उसे अपनी सामान्य जागृत अवस्था का कोई ज्ञान नहीं है के साथ सम्मोहन प्रतिगमन से उसकी पुरानी जिंदगी में लौटना होगा। प्रतिगमन के 18 महीनों में मनोचिकित्सा बातचीत के माध्यम से उसके रोग लक्षणों में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ था। हिला देने वाले उसके मृत्यु उपरांत खुलासों, आध्यात्मिक अवस्था जिस जानकारी तक उसकी पहुंच नहीं थी उसको प्रदान करना, विवेक और एक अच्छी शैली के साथ बोलने वाली देवात्मा से आध्यात्मिक काव्य और आयाम के बारे में सबक, मृत्यु उपरांत जीवन और मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म, सब कुछ कैथरीन की क्षमता के बाहर की बातें थी। वास्तव में यहाँ चिंतन के लिए काफी कुछ था। 1 साल में मैंने सैकड़ों लोगों का इलाज किया था, संभवतः हजारों मनोचिकित्सकीय रोगियों का जो कि भावनात्मक रोग से पीड़ित थे। इमरजेंसी, ओपीडी और कई अन्य मामलों में बाह्य रोगियों का मूल्यांकन और उनके इलाज में मैंने कई वर्ष बिताए थे। सुनने, देखने के मतिभ्रम और सिजोफ्रेनिया के धोखे के बारे में मैं सब कुछ जानता था। मैं अनेकों उन्मादी रोगियों का इलाज कर चुका हूं, जिनमें विकृत व्यक्तित्व वाले मरीज भी शामिल है। मैं एक शिक्षक के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज द्वारा स्थापित ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में भी काम कर चुका हूं। इस तरह नशीली दवाओं के दिमाग पर होने वाले सभी प्रभावों से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। कैथरीन में इनमें से कोई लक्षण या रोग नहीं थे। जो कुछ उसे हुआ था वह मनोरोग का साफ प्रकटीकरण नहीं था। वह न तो मनोरोगी थी और न ही सच्चाई से दूर थी। वह कभी भी मतिभ्रम या भ्रम या धोखा या झूठा विश्वास से पीड़ित नहीं थी। उसने किसी दवा का उपयोग नहीं किया था और न ही उसके पास मनोरोगी जैसी विशेषता थी। उसका व्यक्तित्व भी उन्मादी किस्म का नहीं था और न ही पृथक मानसिकता थी। वह सामान्य तौर पर इस बारे में जागरूक थी कि वह क्या कर रही है और क्या सोच रही है। वह कुछ भी अपने आप नहीं करने लगती थी। वह कभी भी खंडित या बहुव्यक्तित्व वाली नहीं थी। दोनों ही शैलियों और विषयों के बारे में वह जो भी बातें बताती थी प्रायः उसकी चेतन क्षमता से बाहर होती थी। इसका कारण कुछ आत्मिक था, जैसे कि कुछ विशेष घटनाओं के संदर्भ में जो कि मेरे अतीत से जुड़ी थी। उदाहरण के लिए मेरे पिता और बेटे के बारे में जानकारी, यहां तक कि मेरे खुद के बारे में उसके पास जानकारियां थी। ये ऐसी बातें थी जिन तक वह अपने वर्तमान जीवन में नहीं पहुंच सकती थी। ये जानकारियां, यहां तक कि संपूर्ण अनुभव उसकी संस्कृति और पालन पोषण से बिल्कुल अलग और आस्थाओं से भिन्न था। कैथरीन तुलनात्मक रूप से एक साधारण और ईमानदार इंसान थी। वह विद्वान नहीं थी और उसके अंदर से आने वाली कविता, व्याख्याएं और ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा तथा तथ्यों का निर्माण वह नहीं कर सकती थी। एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक के तौर पर मैं भरोसा कर सकता था कि जिन घटनाओं का जिक्र वह कर रही थी वे उसके अचेतन मस्तिष्क के एक हिस्से में पैदा हुई थी। ये वास्तविक थी, बिना किसी शंका के। यदि कैथरीन एक कुशल कलाकार भी होती तो भी वह इन घटनाओं का पुनर्निर्माण नहीं कर सकती थी। यह ज्ञान उसकी क्षमता के बाहर बहुत ही सही और बेहद विशिष्ट था। कैथरीन के पूर्व जन्म के बारे में जानने के लिए मैं चिकित्सा संबंधी उद्देश्य को लेकर मनन कर रहा था। एक बार हम उसके नए क्षेत्र में रुक गए थे। उसमें बड़ी तेजी से और नाटकीय रूप से सुधार हो रहा था, वह भी बिना किसी दवा के। उसके क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली चिकित्सा बल कार्य कर रहे थे। यह शक्ति परंपरागत चिकित्सा
या आधुनिक दवाइयों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावकारी लग रही थी। इस शक्ति में यादें और पुनर्जीवन ही शामिल नहीं है, बल्कि वे घटनाएं भी है जो हमारे शरीर, दिमाग और अहम को दैनिक चोटें पहुंचाती है। अपने सवालों के अंदर मैंने कई जीवन कालों को जांचने परखने में मैं इन अपमानों के नमूनों, कुछ स्थायी भावनात्मक तरीकों या शारीरिक दुर्व्यवहार, गरीबी, भूखमरी, बीमारी और विकलांगता, लगातार प्रताड़ना और पूर्वाग्रह, निरंतर असफलता और ऐसी बातों की ओर देख रहा था। मैंने उन घटनाओं पर भी ध्यान दिया जो काफी दुखद थी। भयानक मौत का अनुभव, बलात्कार, भारी आपदा या कोई अन्य भयानक दुर्घटना जो अपनी गहरी छाप छोड़ गई हो। परंपरागत चिकित्सा में मुझे इस तकनीक से बचपन का पुनरावलोकन करना था। फर्क इतना था कि यहाँ समय सीमा कई हजारों वर्षों की थी, न कि 10 से 15 वर्ष पहले के सामान्य मामलों जैसी। इसलिए परंपरागत चिकित्सा की तुलना में मेरे प्रश्न अधिक स्पष्ट और संकेतक होते थे, लेकिन अपरंपरागत खोज की सफलता पर शक नहीं था, वह बहुत तेजी से निरोगी हुई थी। अन्य मामलों में मैं सम्मोहन प्रतिगमन चिकित्सा करूंगा, लेकिन कैथरीन के पूर्व जीवन की यादों के लिए क्या कोई अन्य व्याख्या भी थी? क्या यादें उसके जीन्स में होकर आ सकती थी? यह संभावना वैज्ञानिक ढंग से असंभव है। वंशानुगत स्मृति के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बिना अवरोध के आनुवांशिक परिगमन जरूरी होता है। कैथरीन पूरी पृथ्वी पर रही थी और उसके वंशानुक्रम में कई बार बाधाएं आई। बाढ़ में अपनी संतान के साथ उसकी मौत हुई, या वह निसंतान थी, या उसकी मौत युवावस्था में हुई। उसका वंशानुक्रम खत्म हो गया था और वह आगे नहीं बढ़ सका था। मौत और उसके बीच की अवस्था के बाद का क्या? उसकी उत्तरजीविता में वहां कोई नहीं था और निश्चित रूप से कोई वंशानुगत संबंध भी नहीं था। तब भी उसकी यादें बनी हुई थी। नहीं, वंशानुगत व्याख्या को अलग करना होगा। मनोविज्ञानी कार्ल जुंग के सामूहिक अचेतन, अनुभव और सभी मानवीय यादों के स्रोत के विचार का क्या, जिसका उपयोग किया जा सकता था। विभिन्न संस्कृतियों में इसी तरह के संकेत होते हैं, यहाँ तक कि सपनों में भी। जुंग के अनुसार संपूर्ण अचेतन व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वंशानुगत रूप से मस्तिष्क संरचना में रहता है। इसमें शामिल होती है उद्देश्य और धारणाएं जो अपनी ऐतिहासिक परंपराओं व इसके प्रचार प्रसार पर निर्भर होकर नई संस्कृति में उत्पन्न होती है। मैं समझता हूं कि कैथरीन की पूर्व जीवन काल की यादें जुंग की अवधारणा के द्वारा अच्छी तरह से समझाई जा सकती है। उसने संकेतों और सार्वजनिक चित्रों या उद्देश्यों का खुलासा नहीं किया था। उसके विवरणों में विशेष लोगों और स्थानों की जानकारियां थी। जुंग का विचार काफी अस्पष्ट सा लगा और यहाँ दो अवस्थाओं के बारे में भी विचार किया जा सकता था। कुल मिलाकर पुनर्जन्म अधिक समझ देता है। कैथरीन की जानकारी सिर्फ विशिष्ट और ब्यौरेवार ही नहीं थी, बल्कि उसकी चेतन अवस्था के बाहर भी थी। वह उन बातों को जानती थी जिन्हें किताब पढ़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और कुछ दिनों में भुला दिया जाता है। उसका ज्ञान ऐसा नहीं था कि जिसे उसने बचपन में पाया हो और उसी तरह चेतना में दबा दिया गया हो। और देवात्माओं और उनके संदेशों का क्या? वे कैथरीन के माध्यम से आए, पर कैथरीन के नहीं थे, और उनकी समझ कैथरीन के जीवन कालों की यादों में प्रतिबिंबित होती थी। मैं जानता था कि यह जानकारी और उसके सच्चे संदेश थे। मैंने यह न केवल लोगों, उनके मन व मस्तिष्क व व्यक्तित्व के सावधानी पूर्वक अध्ययन से जाना, बल्कि सहज ज्ञान से भी जाना, मेरे पिता और पुत्र की भेंट से पहले। मेरा दिमाग सालों के सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक प्रशिक्षण से लिए होने से यह जानता था। मेरी हड्डियां तक यह सब जानती थी। मैंने पात्र देखे जिनमें किसी तरह का तेल था। 3 सप्ताह के अंतराल के बाद भी कैथरीन जल्दी ही
उस गहन समाधि की अवस्था में चली गई थी। एक अन्य जीवन काल में वह किसी दूसरे शरीर के वश में थी। वहां कई तरह का तेल पात्रों में भरा है। जहां ये पात्र रखे हैं वह एक तरह का भंडार गृह जैसा लग रहा है। पात्र लाल रंग के हैं। लाल एक तरह की लाल मिट्टी से बनाए गए। उनके चारों ओर नीली पट्टियां हैं। शीर्ष के चारों तरफ भी पट्टियां हैं। मैंने वहां लोगों को देखा। वे लोग गुफा में हैं। वे पात्रों के आसपास घूम रहे हैं और कुछ खास हिस्सों में उन्होंने उनका ढेर लगा रखा है। सभी लोग गंजे हैं। उनके सिर पर बाल नहीं है। उनकी चमड़ी भूरी है, भूरी चमड़ी। क्या तुम वहां हो? हाँ, मैं कुछ पात्रों को बंद कर रही हूं, एक तरह के मोम से पात्र का ऊपरी भाग सील कर रही हूं। क्या तुम जानती हो कि इस तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैं नहीं जानती। क्या तुम खुद को देख पा रही हो? खुद को देखो और मुझे बताओ कि तुम किस तरह दिखती हो। वह रुकी, जैसे खुद को देख रही हो। मैंने वेणी लगा रखी है। वह मेरी चोटी में गुथी है। मैंने एक लंबा लबादा पहन रखा है, एक लंबा कपड़ा। उस पर बाहर की ओर सोने की पट्टी है। क्या तुमने उन पुरोहितों या उन लोगों के लिए काम किया जिनके सिर गंजे हैं? मेरा काम सिर्फ मोम से पात्र को बंद करना है। बस यही मेरा काम है। लेकिन तुम नहीं जानते कि उन पात्रों का उपयोग क्या है। इन पात्रों का उपयोग कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, लेकिन मैं इस बात को लेकर निश्चित नहीं हूं कि वह क्या है। उन्होंने तेल लगाया हुआ है और सिर पर कुछ पहना हुआ है। सिर पर कुछ रखा है। मैंने एक पक्षी को देखा, एक सोने की चिड़िया, जो कि मेरी गर्दन के आसपास है। उसका शरीर सपाट है। उसकी पूंछ चपटी है, बहुत ही चपटी, और उसका सिर नीचे की ओर है, मेरे पैरों से। तुम्हारे पैरों से? हाँ, पहनने का यही तरीका होना चाहिए। वह काला काला चिपचिपा पदार्थ, मैं नहीं जानती कि यह क्या है। वह कहाँ है? संगमरमर के बने पात्र में। वे इसका काफी उपयोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किस लिए। तुम्हारे पास उस गुफा में पढ़ने के लिए कुछ है जिसे तुम पढ़कर मुझे उस देश का नाम, जगह का नाम, जहां तुम रहती हो, या तारीख बता सकती हो? दीवारों पर कुछ भी नहीं है। सभी दीवारें खाली हैं। मैं नाम नहीं जानती हूं। मैंने इस काल में उससे बहुत कुछ जान लिया था। वहां सफेद पात्र है, एक तरह के सफेद पात्र। उनके सिरे पर सोने का हत्था है। उस पर सोने की तरह कुछ जड़ा हुआ है। पात्र में क्या है? एक तरह का मलहम। लगता है यह किसी और दुनिया में जाने का रास्ता है। क्या अब तुम उस रास्ते में से गुजरने वाली हो? नहीं, यहां कोई नहीं जिसे मैं जानती हूं। क्या तुम्हारा काम लोगों को इस रास्ते के लिए तैयार करना है? नहीं, यह उस पुजारी को करना चाहिए, मुझे नहीं। हमें सिर्फ उन्हें मलहम देना थी, सुगंधि के साथ। तुम अभी कितने साल की नजर आ रही हो? 16 साल। क्या तुम अपने पिता के साथ रह रही हो? हाँ, पत्थर का एक घर है, एक तरह के पत्थर से बना आवास। वह काफी बड़ा है, काफी गर्म और सूखा। वातावरण भी काफी गर्म है। मैंने कहा, अपने घर में जाओ, मैं वहीं पर हूं। क्या तुमने अपने परिवार के बाकी लोगों को देखा? मेरा भाई और मेरी माँ वहां है। साथ में किसी की एक लड़की भी वहां है। क्या वह तुम्हारी बच्ची है? नहीं। अब महत्वपूर्ण क्या है? किसी खास चीज की ओर चलो जो तुम्हारे वर्तमान जीवन के लक्षणों को प्रकट करे। हमें समझने की जरूरत है। घटनाओं में जाने के लिए इसे अनुभव करना सुरक्षित होगा। घटनाओं की ओर जाओ। उसने बहुत ही नरमी से फुसफुसाकर उत्तर दिया। सब कुछ समय में मैंने लोगों को मरते देखा। लोग मर रहे हैं? हाँ, वे नहीं जानते कि वजह क्या है। एक बीमारी। अचानक मुझे लगा कि वह अपने पूर्व जीवन के करीब पहुंच गई थी।
वह अपने पिछले जी चुके जीवन में फिर से पहुंच गई थी। उस जीवन में पानी के कारण फैली एक महामारी में उसके पिता और भाइयों में एक भाई मारा गया था। कैथरीन खुद भी उस बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन वह उस बीमारी से मरी नहीं थी। लोग उस बीमारी से बचने के लिए लहसुन और अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। कैथरीन काफी परेशान थी, क्योंकि मरने के बाद उसके शव को उचित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया था। पर अब हमने उस जीवन काल को दूसरे पहलुओं से जान लिया था। मैंने पूछा, क्या उसका पानी के साथ कुछ संबंध है? वे लोग ऐसा मानते हैं, कई लोग मर रहे हैं। मैं भी अपने अंत के बारे में जानती हूँ। लेकिन तुम तो मरी नहीं ना इससे? नहीं, मैं नहीं मरी। लेकिन तुम बीमार पड़ी, तुम बीमार रही होगी। हाँ, मुझे काफी जुकाम है, काफी जुकाम। मुझे पानी चाहिए। वे सोचते हैं यह पानी से हुआ है। कोई काली चीज दिखी है, कोई मरा है। कौन मरा? मेरे पिता और एक भाई की मौत हुई है। मेरी माँ ठीक है, वह स्वस्थ हो गई है। वह काफी कमजोर है। उन्हें मरे लोगों को दफनाना चाहिए, और लोग इसलिए नाराज है क्योंकि ऐसा करना धार्मिक अनुष्ठानों के विपरीत है। अनुष्ठान कौन से हैं? उसके पूर्व जन्मों के इन खुलासों की निरंतरता को देखकर मैं काफी हैरान था। तथ्य के लिए नए तथ्य, इतने सटीक मानो वह अपने वर्तमान जीवन की कुछ महीने पहले की घटनाओं का खुलासा कर रही थी। एक बार फिर से दफनाने के सामान्य संस्कार ने उसे बहुत अधिक विचलित कर दिया था। लोगों को गुफाओं में रखा गया है, शवों को भी गुफाओं में रखा गया था, लेकिन सबसे पहले पुजारियों ने शवों को तैयार किया था। उन्हें तेल लगाकर और लपेटकर रखना चाहिए। उन्हें गुफाओं में रखा गया था, लेकिन उस जमीन पर बाढ़ आ गई थी। उन्होंने कहा कि पानी खराब है, इस पानी को पीना नहीं। क्या यह इलाज करने का तरीका था? क्या इससे काम बना? हमें कई तरह की जड़ी बूटियां दी गई थी। सुगंधित जड़ी बूटियां, सुगंधित। मैं उन्हें सूंघ सकती हूँ। क्या तुमने उस गंध को पहचाना? वह सफेद चीज की है। वे सभी छत से टंगी हुई है। क्या वे लहसुन की तरह है? वे चारों तरफ लटके हुए हैं। सभी के गुण एक जैसे हैं। हाँ, उनके गुण। सभी ने उन्हें मुंह में, कान में, नाक में, सभी जगह लगा रखा है। उनकी गंध काफी तीखी है। यह विश्वास है कि खंड से बुरी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाएगी। बैगनी फल या बैगनी रंग के छिलके वाला कुछ गोल सा, उसके छिलके का रंग बैगनी है। क्या तुमने अपनी उस संस्कृति को पहचाना? क्या यह पहचानी सी लगती है? मैं नहीं पहचान सकी। क्या वह बैगनी रंग का फल छोटा है? हाँ, टेनिस है। क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? क्या वह बीमारी के उपचार के लिए है? वह उस समय में उपलब्ध है। टेनिस, मैंने दोहराया, यह परखने के लिए कि वाकई वह टैनिन या टैनिक एसिड के बारे में कुछ कह रही थी। इसे वे लोग क्या बुलाते हैं? टेनिस। मैं सुन रही थी, टेनिस। इस जीवन काल में ऐसा क्या छुपा है जो तुम्हारे वर्तमान जीवन काल में है? तुम यहां फिर क्यों लौट रही हो? ऐसी क्या समस्या है? धर्म। कैथरीन तेजी से फुसफुसाने लगी। उस काल का धर्म, वह धर्म का डर था। डर, डराने के लिए कई चीजें हैं और कई देवता हैं। क्या तुम्हें किसी देवता का नाम याद है? मैंने आंखें देखी, मैंने अंधेरा देखा। किसी तरह का जानवर, वह सियार की तरह दिख रहा है। वह एक प्रतिमा में था। वह एक तरह से संरक्षक है। मैंने एक महिला को देखा, एक देवी, जिनके सर पर एक तरह का कवच है। क्या तुम उस देवी का नाम जानती हो? ओरिस, साइरस के जैसा कुछ था। मैंने एक आंख देखी, आंख, वैसी ही आंख। एक चेन के ऊपर यह सोना है। एक आंख। हाँ। हीथर कौन है? क्या हीथर? कौन है वह?
हीथर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। हालांकि मैं ओसिरिस, यदि उच्चारण सही हो तो, के बारे में जानता था, जो कि मिस्र की देवी आइसिस का भ्रात पति था। हीथर, जो कि बाद में पता चला प्रेम, खुशी, आनंद की देवी थी। क्या यह देवताओं में से एक है? मैंने पूछा। हीथर, हीथर। फिर वो काफी देर तक चुप रही। एक पक्षी, वह चपटा सा है, सपाट, एक फिनिक्स यानी अमर पक्षी। वह फिर से चुप हो गई। आगे बढ़ो, उस जीवन काल में अपने अंतिम दिन की ओर, अपने अंतिम समय में जाओ, लेकिन मरने से पहले मुझे ये बताओ कि तुमने क्या देखा। उसका जवाब काफी धीमे स्वर में था। मैंने लोगों को और इमारतों को देखा। मैंने चप्पलें देखी। वहां खुरदुरा कपड़ा है, एक तरह का खुरदुरा मोटा कपड़ा। क्या हुआ? तुम्हारा समय अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम देख सकती हो? मैं उसे नहीं देख सकती। मैं खुद को और आगे नहीं देख सकती। तुम कहाँ हो? तुमने क्या देखा? कुछ नहीं, सिर्फ अंधकार। मैंने प्रकाश देखा, चमकीली रोशनी। वह पहले ही मर चुकी थी। पहले ही वह आध्यात्मिक अवस्था को पहुंच चुकी थी। ऊपरी तौर पर लग रहा था कि उसे फिर से वास्तविक मौत को अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पूछा, क्या तुम उस रोशनी में जाओगी? मैं जा रही हूं। अब वह शांति में आराम कर रही थी। उसकी प्रतीक्षा शुरू हो चुकी थी। उस जीवन काल के सबकों को सीखो। क्या तुम पीछे की ओर देख सकती हो? क्या तुम अब भी उनके बारे में जानती हो? नहीं, वह फुसफुसाई। वह लगातार इंतजार कर रही थी। अचानक वह सतर्क अवस्था में दिखी, यद्यपि उसकी आंखें बंद थी, जो कि उसकी अचेतन अवस्था में हमेशा बंद ही रहती थी। उसका सिर एक ओर से दूसरी ओर घूम रहा था। तुम अब क्या देख रही हो? क्या हो रहा है? उसकी आवाज ऊंची हो गई। मैं महसूस कर रही हूं कोई मुझसे बातें कर रहा है। उन्होंने क्या कहा? धैर्य के बारे में। धैर्य होना बहुत जरूरी है। हाँ, आगे बढ़ो। जवाब एक कवि देवात्मा की ओर से आया। धैर्य और अवसर के साथ सब कुछ आता है जब उसे आना चाहिए। एक जीवन कभी भी तय समय के अनुसार नहीं दौड़ सकता, नहीं काम कर सकता है, जैसा कि बहुत से लोग चाहते हैं। पर हमें उस अवसर पर जो कुछ भी मिले स्वीकार कर लेना चाहिए और अधिक की मांग नहीं करना चाहिए। लेकिन जीवन अंतहीन है, क्योंकि हम कभी मरते नहीं। हम कभी वास्तविक रूप में पैदा ही नहीं होते हैं। हम सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान को गुजरते हैं। यह अंतहीन क्रिया है। मानवों के कई आयाम होते हैं, लेकिन समय वैसा नहीं होता जैसा हम समय को देखते हैं, बल्कि समय वैसा होता है जैसा हम सबकों में सीखते हैं। लेकिन यह काफी लंबा विराम था। कवि देवात्मा का बोलना आगे भी जारी था। सही समय में आपको सब कुछ स्पष्ट होगा, लेकिन आपके पास ज्ञान को संभालने का अवसर होना चाहिए, जो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब कैथरीन चुप हो गई। क्या कुछ और है जो मुझे सीखना चाहिए? मैंने पूछा। वे जा चुके हैं, उसने धीरे से फुसफुसाया। अब वहां कोई नहीं है।